नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मईशत काबू में आ ही नहीं रही। डॉलर हॉट एयर बैलून की तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे की जानिब आ रहा है। इसकी नाज़रीन बुनियादी वजह आपको मैं बता दूं कि यूएस डॉलर के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है। जब मैंने गौर से पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। उस पर लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। हमें अल्लाह पर भरोसा है। इन गॉड यानी एक, इन गॉड वी ट्रस्ट। फिर मैंने पाक रुपया निकाला, उसको मैंने देखा, ठीक है, निकाल लेते। इस पे लिखा हुआ है जनाबे वाला, अरे लिफाफा पे निकला, अच्छा, इस पे जनाबे वाला लिखा हुआ है, सुनिए आप गौर से। हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया है, यानी हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया रुपया, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी। डॉलर पे क्या लिखा हुआ है, हमें अल्लाह पर भरोसा है। हैरान हो गए ना आप अमरीकियों को क्या कहते हैं, ये लादीनियत के पैकर हैं, नाउजुबिल्लाह। आप उनको कहते हैं इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई मजहब नहीं है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि जनाबे वाला, हैरानगी की बात है ना कि जनाबे वाला उनका डॉलर मजबूत से मजबूत हुआ जा रहा है। आपने इतनी सारी बातें लिखी हुई अपने नोटों पे, लेकिन आपने साथ में लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया। उनका माशी निज़ाम, उनका इक्तिसादी निज़ाम, वो जानते हैं कि उनके बस में नहीं है, मालिक कायनात के बस में है, मालिक कायनात के हाथ में है। इसीलिए वो कामयाब हैं, आप नाकाम हो। बुरा लगे, लगता है लगे, अब तो और लगेगा। जब रोटी खरीदोगे ना, जब रोटी लेने जाओगे ना और रोटी मिलेगी 50 रुपए की एक, तो बुरा लगेगा। तब अली नासिर की बातें सच्ची समझ में आएंगी। क्या बात है कि अली नासिर सच बोलता था। हम रुल गए, हम पहले इसके पीछे पड़े रहे। इसने कहा सीपे के घटिया मंसूबा है, मुल्क तबाह कर देगा। हमने इसको बुरा भला कहा, हमने इसको क्या क्या उल्टी सीधी बातें की, हमने इसके मुहब्बे वतन होने के सर्टिफिकेट को 3-4 मरतबा छीना। आज जब ख्वार हो रहे हो, रुल रहे हो दुनिया में, तो अब समझ में आएगा कि अली नासिर तब भी सच बोल रहा था, आज भी सच बोल रहा है। हम हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते, हम हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए अपनी कौम से जुदा हुए, तो पीछे से इन्होंने सामरी जादूगर के बनाए हुए सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी, है ना, क्योंकि वो चमकीला था, बोलता था। तुम लोगों को ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, चमकती हुई हैं, करिश्माती किस्म की चीजें। तुम्हें सच सही नहीं लगता, ये कमजोरी है। इंडिया वाले मेरी क्लिप पे थैंक यू मत चलाएं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो अपनी तरफ से कोई ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मुंह भी नहीं लगाता, आप भले मुझे कितना भी मशहूर कर लो। मैं अपनों का हूं, अपनों के साथ रहूंगा। अच्छा, साथ रही जनाब बात मुल्क में सियासत। मुल्क में सियासत चेंज हो गई कल रात को, फिनिश स्टोरी चेंज, पलटा। इन दोनों प्रॉब्लम ये कि पता नहीं बाप बेटे के ऊपर क्या असर डाल दिया आपा ने पता नहीं क्या फूंक के बाप बेटे पे डाल दिया। ना उनको वजीर आजम सुकून से रहने दे रहे हैं, ना वजीर आला सुकून से रहने दे रहे हैं। आपा ने किया है। बनी गाला में आपा भी क्या क्या करती हैं, पता नहीं क्या किया उन्होंने। कोई तो बात है। वैसे मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब ने बिलीव करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग दे सस्टेन, लेट्स होप दे कैन सस्टेन एंड दे कैन पास थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम। मेरे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब मौजूद हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में।
थैंक यू वेरी मच अली भाई। सर थोड़ी बहुत इस तरह नरम गरम बातें करनी पड़ती हैं ताकि आवाम देखती रहे और माशी मौज़ूआत पे बात करे। इस मौजू के ऊपर आपकी क्या राय होगी? मुझे शोबा तहकीक बता रही है कि 200 रुपये से तजावुज़ करने के बाद डॉलर ऊंची उड़ान भर चुका है, इसके बाद अब कंट्रोल में नहीं आ रहा ओपन मार्केट में, क्या कहेंगे आप? देखें अली भाई, आप पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो कर्ज़ों का अंबार लगे हुए हैं और जो आपने डेट सर्विसिंग करनी है और उसके साथ साथ जो आप वो हॉट मनी आप प्रोड्यूस करते रहें तो ज़ाहिर है उसके नताइज तो ये आएंगे। और ये 200 रुपये कोई अचंभे की बात नहीं है। मैंने आपके ही प्रोग्राम में आज से कुछ 6-8 महीने पहले ये कहा था कि जो मईशत की सिमत है, जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारी पाकिस्तान की मईशत जा रही है, जल्द वो दिन आएगा कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में 200 का हो जाएगा। और आज वो दिन आ गया और मैं दुआ करता था कि मेरा ये अंदाज़ा गलत हो, लेकिन मईशत जिस डायरेक्शन में चल रही थी वो ज़ाहिर है कि हम ये वक्त हमें देखना था। अब शायद बहुत सारा पानी पुलों से गुजर चुका है और शायद अब भी मुझे एक दो एस्पेक्ट से ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने, अगर जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने कुछ इकदाम नहीं किए तो मज़ीद आपका रुपया डी वैल्यू हो सकता है। अली भाई, मैं आपको बताऊं कि ये तो बात तय है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की सोशियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है इस तरह की है कि ये मुल्क इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इसके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इसकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत सारे सवालात के बावजूद बहुत अच्छी है, लेकिन जो इकोनॉमिक मिजरीज हैं, जो आम आदमी की सूरत है वो बहुत बदतर हो जाएगी। इंशाल्लाह हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या हमने डिफ़ॉल्ट होने का ठेका लिया हो? अगर हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होना तो उसका ये मतलब नहीं कि हम इकॉनमी को बेहतर नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत अली भाई इस वक्त ये है कि अगर आप दुनिया की जो स्ट्रगलिंग मईशत को देख लें, पूरी दुनिया में अगर हम इसका कंपेयर करें तो शायद हम जो बॉटम पे 3-4 मईशत जो इकोनॉमीज़ हैं हम उसमें लाए करते हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट को पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा देनी चाहिए। खुदारा अपनी पॉपुलैरिटी या अनपॉपुलर ना होने के चक्कर में ये कितने अरसे तक पेट्रोलियम की प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे और 100-125 अरब रुपया हर साल अपनी जेब से देते रहेंगे और ये एकदम से तूफान आएगा और आपको कई गुना फिर प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे और भी मज़ीद इस मौजू पर बात करूंगा, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बहुत सख्त होंगी जाहिर है कि, लेकिन मेरे ख्याल में कड़वा घूंट हमें भरना पड़ेगा और ये प्राइसेस तो बढ़ानी पड़ेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम IMF से कर्जा लेते हैं या नहीं भी लेते, दोनों सूरतों में मुझे आइंदा चंद आने वाले महीनों में शदीद महंगाई नज़र आती है और महंगाई का तूफ़ान एक नज़र आता है। स्पेशली मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें जो कि हम इंपोर्ट ड्रिवन है, जो रॉ मटेरियल जिनके इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ जाएंगी और जो महंगाई का जो जिन पहले ही बोतल से निकल चुका है ये मज़ीद मजबूत होने जा रहा है। अच्छा, मैं एक दो चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। कल मैंने काफ़ी तहकीक की और ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल दरअसल उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे नज़दीक एक बहुत ही फजूल बयानिया है जिसे पुश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करता है और ये फिजूल बयानिया ज़्यादातर बर्गर पप्पू अंकल और इस्लामाबाद के अंदर कोई हिसार मार्केट की कॉफ़ी शॉप में बैठकर स्टूपिड बातें करने वाले नाम निहात इकोनॉमिस्ट चला रहे हैं और उसके अलावा ऐसे लोग चला रहे हैं जो कि ख़ुद मालियाती तौर पर अच्छे खाते पीते लोग हों। सर, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के कंपोनेंट्स मैंने निकाले हैं। सबसे ज़्यादा फ्यूल ऑयल और इससे मिलती जुलती अशिया, ये 2021 के नंबर्स आपको बता रहा हूँ, 19.32 अरब US डॉलर्स हमने मंगवाए। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तकरीबन 6 अरब डॉलर के आसपास मंगवाई। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर 5.88 अरब डॉलर मंगवाए। आयरन एंड स्टील तकरीबन 4.59 अरब डॉलर के मंगवाए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 3.78 अरब डॉलर के मंगवाए। मेरे ख्याल से इसमें शायद वो टीके भी शामिल हों। एनिमल वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स 3.60 अरब डॉलर के मंगवाए। व्हीकल्स अदर देन रेलवे ट्रैमवे 3.33 अरब डॉलर के मंगवाए। और ये सारी लग्जरी व्हीकल्स नहीं हैं, ये सारी व्हीकल्स मिलाकर हैं जिसमें 660 सीसी की गाड़ी भी होगी और उसके अलावा भी गाड़ियाँ होंगी। प्लास्टिक्स 3 अरब डॉलर के मंगवाए। सर, प्लास्टिक्स
ऑर्गेनिक केमिकल 3 अरब डॉलर के मंगवाए, ऑयल सीड, फ्रूट ग्रेन, सीड फ्रूट अली भाई 1.9 ये सारा ब्रेकअप मेरे सामने भी है। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें नॉन इसेंशियल आइटम कौन सा था जो ये बर्गर पप्पू अंकल कह रहे हैं कि बर्गर पप्पू अंकल बोल रहे हैं कि ये चीज नहीं आएगी और स्विस चीज और चॉकलेट। मेरे ख्याल से ये कभी सुपरमार्केट से बाहर नहीं निकले। इनकी बीवी मेरे ख्याल से इनको जबरदस्ती सुपरमार्केट लेकर जाती है, वहीं घुमाती है और वहीं से इनको पाकिस्तान की मईशत का पता लगता है। जी देखिए अली भाई, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे सामने भी सारा ब्रेकअप ये पड़ा हुआ है। जी। मिनरल फ्यूल्स जो है ये सबसे ज्यादा आपकी पाकिस्तान की इंपोर्ट का बिल है, लेकिन थोड़ा सा इसकी आप एनाटॉमी करें ना, इसकी ऑपरेशन करें। तो मैंने इसकी जैसे फ्यूल तो ठीक है, वो तो हमें इंपोर्ट करना ही करना है। हालांकि इस पे भी मेरी बहुत सारी रिजर्वेशन है। हम फ्यूल की कंजम्पशन को काफी कम करें, लेकिन मैं इंपोर्ट में जहां पे कम हो सकती है, अली भाई मैं आपके साथ गोश गुजार कर दूं और आप जी करें बिल्कुल करें सर। प्लास्टिक और जैसे प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं जिसमें बहुत सारी लग्जरी प्रोडक्ट्स, ये कुछ लग्जरियस आइटम शामिल है, लेकिन जो व्हीकल की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लेट मी कम टू जो व्हीकल की बात कर रहे हैं अली भाई, इसके अंदर आपके CKDs कंप्लीट नॉकडाउन पार्ट्स, जिसको इंजन कहते हैं, उनकी इंपोर्ट भी शामिल है, इनमें लग्जरियस प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट भी शामिल है। अगर इस पे काम किया जाए तो उसको 50% तक कम किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों ने एडवाइजरी रिपोर्ट्स दी हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के उन एडवाइजरी रिपोर्ट्स के ऊपर काम करें और जो लग्जरियस गाड़ियां उनकी इंपोर्ट को अगर आप बैन कर दें तो उसको 50% कम किया जाए। अच्छा, मुझे दूसरा पॉइंट मासूमाना सी बात यहाँ पे एक लुकमा सर, अगर आप हाइब्रिड गाड़ियां टैक्स फ्री करके मंगवा लेना तो आपका ऑयल इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा और वो लग्जरी में काउंट भी नहीं करेंगे। मेरा ऐसा ख्याल। देखिए अली भाई, हाइब्रिड का भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक ड्रामा है। होनी चाहिए कि आपकी फ्यूल फ्री, आपकी टोटल इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कार हो ताकि आप उसके ऊपर अल्टरनेट एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। बहरहाल फूड के जो आपके आइटम है, अगर आप फूड के ब्रेकअप को देखें तो इसमें 25% तक कम करने की गुंजाइश मौजूद है। जो मशीनरी आप कह रहे हैं, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, ये मशीनरी तकरीबन आपकी इंपोर्ट बिल का 9% है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीनरी जो कि और जो कंप्यूटर्स और इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी शामिल है जो कि आप उसकी इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल फ़ोन आपके, अगर आप अलग से उसका वो दिया नहीं गया, 1.5 बिलियन डॉलर के, तो आप मोबाइल फ़ोन आप इंपोर्ट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आपके इंपोर्ट बिल को, ये तो बात दुरुस्त है कि जो आप ऑयल को इंपोर्ट को कम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे दूसरे आइटम्स ऐसे हैं जिनकी इंपोर्ट को डिक्रीज किया जा सकता है। स्टील, जैसे मैं आपको बताऊं, CPEC के सारे प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान स्टील इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाइना से स्टील इंपोर्ट करके यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं। वजह क्या है कि उनको पाकिस्तान की जो लोकल डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है उसके ऊपर यकीन नहीं है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत बहुत गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान की इंपोर्ट को कम करने की, लेकिन फौरी तौर पे ऐसा कोई मेरे ख्याल में स्टेप नहीं लिया जा सकता जो कि तमाम इंपोर्ट को बंद कर दें। अगर कोई फौरी तौर पे स्टेप भी लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा कोई खातर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की इंपोर्ट बैलेंस के ऊपर। बड़ी अहम बात आपने की है और मेरी अपनी राय है, मेरी राय अपनी जगह है कि जो आपने जैसे एनाटमी इसकी आपने कहा, तो मैंने इसका डायसेक्शन करके देखा है। पाकिस्तान की लग्जरी इंपोर्ट्स जो हैं they are very minuscule part of Pakistan's overall import and I think कि हमें फोकस इसी पे जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा और किसी ना किसी तरह कटेलमेंट पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इसका फौरन क्विक सोल्यूशन कोई भी नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे डॉक्टर शुजात मुबारक साहब के साथ बात जारी रखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हम इसी पर कर रहे हैं कि अब डॉलर का क्या बनेगा, मुल्क की मईशत का क्या बनेगा, लेकिन मेरे एजेंडे में सियासी बहरान पर बात करना भी है क्योंकि माशी बहरान सियासी बहरान की वजह से आ रहा है। सरमायाकार घबराए हुए हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आपकी जानिब आता हूँ। आइनी और सियासी मामलात पर बात करना मेरे एजेंडे में शामिल नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। एक ये कि ये हुकूमत जो है ये एक लॉन्ग टर्म फैसला करने की पोजीशन में नहीं, इसके बावजूद कि कल शाम को इन्होंने फैसला किया है कि जनाब वाला ये जल्दी नहीं इलेक्शन करवाएंगे बल्कि
इलेक्शन अपने वक्त पर ही करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात अब वाज़ेह है तकरीबन कि इलेक्शन वक्त से शायद पहले ही करवाने पड़ें, और उस सूरत के अंदर ये भी किसी हद तक कहा जा सकता है कि गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जिस सियासी जमात से हुकूमत ली गई है या हुकूमत में अब नहीं रही, वो दोबारा से अक्सरियत में आ सकती है। ऐसा मुमकिन होता है, ये सियासत है, सियासत में ये पॉसिबल है। उस सूरत में फिर वही इकोनॉमिक एजेंडा फॉलो किया जाएगा जो माजी में था। क्या बेहतर नहीं है कि इस वक्त जो भी आदमी, जो भी सियासी जमात हुकूमत में आने लगी है, वो 3-4 टेक्नोक्रेट इकट्ठे कर ले, अगली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, डिवीज़न, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न चलाने के लिए 4 कम से कम टेक्नोक्रेट्स ढूंढ लें। क्या कहते हैं आप? जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। देखिए अली भाई, मैं अगर आपके सवाल से पहले एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि हर चीज़ का मलबा जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वहाँ पे डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन को देखते हैं, और जो कि क्योंकि पाकिस्तान के वक्त इस वक्त जो हमारे जो इकनॉमिक मिजरीज़ या इकनॉमिक मसाइल की जो जड़ हैं वो दो उसकी बड़ी जड़ें हैं, या 2 बड़े पिलर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इकनॉमिक जो इश्यूज़ हैं वो आ रहे हैं। एक है पाकिस्तान का बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है और उनके एक्सपेंडिचर्स कहीं ज़्यादा हैं, और दूसरा हमारी बढ़ती हुई इम्पोर्ट और कम होती हुई एक्सपोर्ट। मैं सिर्फ यहाँ से अगर शुरू करूँ कि पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, उसके अंदर हम सारे का सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूशंस पे डाल देते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि हम आवाम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो 1 मिलियन से भी कम है, और जो इफेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं वो 3-4-5 लाख होंगे। तो देखें, अगर आप ये इकनॉमिक मिजरी से निकलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के साथ जो हमारे पब्लिक हैं और जो हमारे वो लोग जो कि टैक्स दे सकते हैं उनको भी थोड़ा सा आगे आना होगा। और जो मुहिब्बे वतनी के वैसे तो हम बहुत नारे लगाते हैं, लेकिन हमें टैक्स दे के वो अपना रोल प्ले करना होगा, एक बात। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है उसको लॉन्ग टर्म में ही हम फिल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कोई गवर्नमेंट जाए, दूसरी गवर्नमेंट आए और वो फ़ौरन कोई बटन दबा दे जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट कम हो। उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। वी हैव टू फास्टन आवर सीट बेल्ट, क्योंकि हालात आगे और मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मज़ीद ख़राब होने के बाद हमारी डायरेक्शन दुरुस्त समत में होगी या हम सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे या नहीं जा रहे होंगे। ये एक ज़ाहिर है कि एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके नाज़रीन के लिए छोड़ रहा हूँ। ये बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, चलें लेट्स बी वेरी क्लियर। आई थिंक कि जितनी हमने डायग्नोसिस की है पाकिस्तान की इकॉनमी की, वो मेरा ऐसा ख्याल है। देखिए, मेरा आपके साथ बहस मुबाहिसा होता है, मुझे भी मज़ा आता है। बात यह है कि पाकिस्तान का मसला ना टैक्स था, ना टैक्स है, ना टैक्स होगा। और यूसी पाकिस्तान का इशू एक्सटर्नल डेट था, आपने उसे पे ऑफ करने के लिए टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इट वॉज a useless exercise because at the end of the day, no matter how much tax you collect, if the rupee will depreciate, it will be all going down the drain। और वही हुआ। पाकिस्तान की मईशत आज तबाह हाल है, बर्बाद है, और पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू पे इट्स एक्सटर्नल डेट। आई थिंक ये टैक्स वाला चैप्टर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, माजरत के साथ मैं आपसे कहूँगा कि सर ये देखें, ये एक वेस्टफुल डिस्कशन है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखें, आपका फिस्कल जो ट्विन डेफिसिट्स हैं ये आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि पहली प्रायोरिटी आपका बैरूनी अदायगियाँ होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपकी ज़ाहिर है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेहतर करना होनी चाहिए। लेकिन ये जो फिस्कल जो आपका बैलेंस है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे होंगे तो वो सेहत पे लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो दोनों चीज़ें, आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ को कर लें दूसरे को छोड़ दें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा जो देखें ना, हम डायग्नोज करते हैं हमेशा कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। प्राइवेटाइजेशन अगर आपने करनी है तो आप स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट को यूज़ करके भी कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं मिलेगी। और अगर वो आहिस्तगी से की जाएगी तो आपके बड़े बड़ी कॉरपोरेशंस आज आप प्राइवेटाइज कर चुके होते। लेकिन ज़िद के अंदर क्या होता है कि किसी एक पार्टी के हवाले करना है, उसमें आपकी प्राइवेटाइजेशन का अमल ख़राब भी हो जाता है और उसमें शफाफियत भी नहीं रहती। तो सर, काम तो हर हो सकता है। हमने डायग्नोसिस भी गलत की है और हम दवा भी गलत कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, इस मौजू के ऊपर आपके साथ एक और नशिस्त होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अली भाई, सिर्फ 15 से मैं आपको बता दूं कि हमें
जो मुसीबत की जड़ है वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे आप मईशत को भूल जाएं। जी, बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर था और डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने सियासी जो एक कैफियत है पाकिस्तान की उसको इसका जिम्मेदार ठहराया। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।